बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी ऐसी ही हूं। वो मेरे लिए फूल नहीं लाया था, न उसने कोई प्रेम पत्र लिखा था। मेरे लिए कोई गीत गुनगुनाना तो दूर, उसे तो हम दोनों की एक प्लेलिस्ट बनाना भी स्टूपिड लगता था। बोलता था, क्यों सुने हम एक जैसे गाने, तुम अपने मन की सुनो, मैं अपने मन की सुनता हूं। फिर कब और कैसे कर बैठी मैं उससे प्यार। कब का जवाब है अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार शाम 6:40। और कैसे का जवाब मुझे वो भी याद है। हम अपने अपने बचपन की बातें कर रहे थे। खूब सारे आधे अधूरे किस्सों के बीच मैंने उसे बताया था कि बचपन में मेरे घर का एक फूलदान मुझसे गलती से टूट गया था। माँ को लगा था कि ये हमारे डॉगी झबरू की शैतानी है। उसी दिन से बेचारे का घर में घूमना फिरना सब बंद कर दिया गया। मैं तो बहुत छोटी थी, घर में किसी को ये बात शायद याद भी नहीं होगी, पर मुझे याद है। मुझे इस छोटी सी बात का बहुत भारी बोझ अपने सीने पर महसूस होता है। मुझे कभी कभी झबरू के सपने भी आते हैं। सपने में वो कहता है, तुम झूठी हो, और मैं नींद से उठ जाती हूँ। मुझे बात पूरी करते ही लगा कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो हंसेगा, बोलेगा, एकदम बेवकूफ हो तुम, क्या क्या याद रखती हो। पर उसने मेरा माथा चूम कर कहा था, सिद्धि तुम बच्ची थी तब, झबरू ने तुमको माफ कर दिया होगा पक्का, अब तुम भी कर दो। मुझे पहली बार लगा कि मेरे सामने बैठा ये लड़का यही वो साथी है जिससे मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, अपने वो सच बांट सकती हूँ जो पूरी दुनिया से छुपाए फिरती हूँ। वो मुझे समझेगा। और क्या ही चाहेगा दिल को नहीं चाहिए होते बड़े बड़े वादे, भारी भरकम बातें। दिल तो उस बच्चे जैसा है जिसके सामने एक तरफ चांद और दूसरी तरफ गेंद रखो तो गेंद उठाकर खेलने दौड़ जाए। मेरा दिल भी हो गया था फरार। चाय गरम, चाय गरम। धीर दूर से ही चाय वाले की आवाज में पुकारता हुआ मेरी तरफ चला आ रहा था। उसे सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं, पत्थरों पर बैठे दो छोटे छोटे बच्चे भी हंस पड़े। वो रुककर उनसे कुछ बात करने लगा। वर्सोवा बीच के उस पार एक तरफ नारियल के पेड़ों के पीछे सूरज डूब रहा था, दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला हुआ समंदर। छोटी छोटी नावें लिए मछुआरे घरों को लौट रहे थे। दिन भर भागता है ये शहर और फिर रात भर जागता भी है। आधे सपनों का दम लोकल की भीड़ में टूट जाता है, आधे यहाँ की महंगाई मार देती है। ये जो समंदर इसे चारों तरफ से घेरे है ना, मुझे लगता है ये बेचैनी है उन लोगों की जो अपने छोटे शहर और बड़े शहर छोड़कर यहाँ रहने चले आए हैं। यहाँ आप कभी अकेले नहीं रहते, पर आपके साथ भी कभी कोई नहीं होता। यहाँ मुस्कुराकर जीने के लिए एक ऐसी जगह और एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसके पास बार बार लौटा जा सके। एक हैप्पी प्लेस। समंदर का ये किनारा और धीर मेरे लिए वही थे। 1 साल पहले यहीं पहली बार मिले थे हम, एक डेटिंग ऐप के जरिए। उसके प्रोफाइल पर 4 तस्वीरें थीं, शरारत से भरी आंखें, बिखरे हुए घुंघराले बाल और वो हंसी। पहली नज़र में प्यार वाला मामला काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन डेटिंग ऐप्स पर आज भी सब कुछ उस पहली नज़र से ही डिसाइड होता है। फिर मैंने उसका बायो पढ़ा। उसने भी हर दूसरे लड़के की तरह वही लाइन लिखी थी, If we ever date, you tell no one that we met on the internet. Our story is that we met. उसने सेंटेंस अधूरा छोड़ा था। मुझे अच्छा लगा, थोड़ा अलग। अधूरे वाक्यों में हर कोई अपने मन की बात जोड़ सकता है। मैं लिख सकती थी कि हम पहली बार मुंबई सेंट्रल लाइब्रेरी में मिले। हमारी किताबों की अदला बदली से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी। मैंने तुरंत राइट स्वाइप कर दिया था। फिर बातें शुरू हुई। कुछ ही दिनों के बाद हम यहाँ इसी बीच पर पहली बार मिले, और पहली बार मिलकर ही ऐसा लगा था जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। हम घंटों यहाँ बैठे रहे थे। मैं मुंबई आने के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा हंसी थी। ज़्यादा कुछ नहीं, पर उस पहली बार के मिलन में ही हंसी का रिश्ता बन गया था हमारे बीच।
फिर वो रिश्ता कब प्यार में बदला पता ही नहीं चला। धीर अक्सर मुझसे पूछता, तुम तो लव लेटर्स और सोलमेट्स टाइप बातों में बिलीव करने वाली लड़की हो, तुम क्या कर रही थी डेटिंग ऐप पे? तुम्हारे लिए आई थी ना। मैं हमेशा यही जवाब देती, पर फिर सोचने लगती, कितनी अजीब बात है ना कि लोगों से भरी दुनिया में लोगों को लोगों से मिलने और प्यार में पड़ने के लिए ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। कहने को तो हमारी जनरेशन बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मैच्योर है, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ी बचकानी है हमारी डिमांड्स। जॉब, सेविंग्स, ड्रीम्स के साथ साथ हमें प्यार भी झटपट चाहिए। पर इसमें सारी गलती हमारी नहीं है, ये दौर ही ऐसा है। 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी हो जाने वाले समय में कौन करता है सोलमेट का इंतजार? इतना मत सोचो यार मेरे बारे में, सामने खड़ा हूं मैं। धीर की आवाज से मैं थोड़ा चौंक गई। उसने चाय का एक कप मुझे थामा और मेरे पास के पत्थर पर बैठ गया। एक नंबर की नौटंकी हो तुम। मैंने उसकी नाक पर जरा सी रेत लगा दी। आई एग्री, आर्टिस्ट कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकते। वो इतराते हुए बोला, ओह ऐसी, शो कैसा रहा कल का? मैंने पूछा। ओके ओके था यार। जिन जोक्स को लेके मैं कॉन्फिडेंट था उन पे कोई हंसा ही नहीं, और जिनको मैं एवरेज समझ रहा था उन पे ऑडियंस को मज़ा आ गया। अगली बार से पहले सुना देना मुझे, मैंने कहा तो अचानक से वो बहुत खुश हो गया। और तुम्हारा दिन कैसा था? उसने मुझसे पूछा। एज़ यूजुअल फाइन, मैंने कहा। वो बोला, तुम तो बोरिंग बैंकर बनती जा रही हो, लगता है मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे साथ। हाँ, कोई अकाउंट खुलवाने आए तो जोक सुना देना, कूल लगेगा ना? वो बोला। कितना अच्छा होता अगर हर ऑफिस में ऐसा रूल होता ना कि हर घंटे आपको कोई अच्छा जोक सुनाएगा। अच्छा जोक, बॉस वाला जोक नहीं जिसपे सब झूठा झूठा हंसते हैं। मुझे हंसी आ गई। वो मुझे अपने शो के किस्से सुनाने लगा, फिर अपने दोस्तों की बातें, और ये भी कि कैसे उसके घर में माँ और मेड का फिर से झगड़ा चल रहा है और खाने का टेस्ट बदला बदला है। कैसे पापा ने उसे एक और फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया है। उस ग्रुप के हर मैसेज में उसको एक नया जोक मिल जाता है। और भी न जाने कितनी छोटी छोटी बातें जिन्हें सुनकर मैं भूल ही जाती थी कि अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी हूं। समंदर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। शाम के हल्के अंधेरे में वो टूटते तारे जैसा टिमटिमा रहा था। मैंने चुपके से इन शामों के कभी न बीतने की दुआ मांग ली। हम देर तक बीच पर बैठे रहे, फिर साथ में डिनर किया। उसने मुझे मेरे फ्लैट तक ड्रॉप किया और घर लौट गया। अगला पूरा वीकेंड हमने साथ बिताया। अगले महीने उसका शो था, वो उसी के लिए तैयारी कर रहा था। दिन भर घर हंसी से भरा रहा। रात को भी मैंने उसे वहीं रोक लिया। रात के 12 बजने को थे। खिड़की से बाहर ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया था। हॉल में रखे स्पीकर पर प्यारी सी गजल बज रही थी। कमरे तक उसकी धीमी आवाज आ रही थी। हम चुपचाप बिस्तर पर लेटे बस सुन रहे थे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। न जाने क्या तलाश रहा था मेरी उंगलियों में। फिर धीरे से बोला, मैं सोच रहा हूं अपना अलग घर ले लूं, अकेला रहने लगूं, तुम्हारी तरह। पर तुम्हारा घर तो है, अंकल आंटी कुछ बोलेंगे नहीं? वो जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल बॉम्बे में सब नॉर्मल है सिद्धि। अच्छा, तो क्या प्लान है फिर? मैंने पूछा। वो बोला, प्लान ये है कि कल से मैं घर देखना शुरू करूंगा और तुम मेरे साथ चलोगी। और वो क्यों? यू नो बेटर ना, कब से सब कुछ अपने आप कर रही हो, मैं तो कभी निकला ही नहीं अपने घर से। अच्छा, मैंने तो सोचा बॉम्बे बॉय को सब पता है। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा और उठकर खिड़की पर चली आई। रुको अभी बताता हूँ, कहकर वो भी उठा और पीछे से आकर अपनी दोनों बाहें मेरे इर्द गिर्द कस दीं। मैंने चूम लिए उसके गाल। नीचे सड़क पर कॉफ़ी वाले अन्ना अपनी साइकिल लिए खड़े थे। उनके पास खड़े कुछ लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बातें कर रहे थे। जब हम प्यार में होते हैं तो पूरी दुनिया खुश लगती है ना? मैं बुदबुदाई। व्हाट? वो बोला, कितनी फिल्मी हो यार तुम, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सही कहता है वो, फिल्मी तो मैं हूँ और वो एकदम प्रैक्टिकल। पर हमारा अलग होना ही हमारे बीच का स्पार्क है। हम देर रात तक वेबसाइट्स पर फ्लैट शॉर्टलिस्ट करते रहे। फिर पूरे हफ्ते मेरे ऑफिस के बाद हम वो सारे फ्लैट्स देखते हुए घूमे। एक भी पसंद नहीं आया। किसी में खिड़की छोटी थी, किसी में किचन। वो रविवार का दिन था। दिन भर में हमने 8 घर देखे। जो ज़रा सा ठीक लगता वो बजट से बाहर।
मुंबई में सुकून और घर खोजना सच में सबसे मुश्किल काम है। शाम को हम थक हार कर एक कैफ़े में चले आए। मैं मेन्यू देख रही थी कि धीर बोला, एक सीक्रेट बताऊं? क्या? मैंने पूछा। मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ पहली डेट पे यहीं आया था। अच्छा, सच में? मैंने कहा तो वो टेबल पर मेरी तरफ झुककर धीमे से बोला, तुमको जलन तो नहीं हो रही ना? हम इससे भी अच्छी जगह चलेंगे डेट पे। हाँ, जाना तो पड़ेगा, वरना खैर नहीं तुम्हारी। मैंने भी उसकी तरह फुसफुसा के कहा, तुम कहाँ जाती थी अपने शहर में? अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ? उसने पूछा। कोई तो रिलेशनशिप रहा होगा ना मुझसे पहले तुम्हारा? 5 साल, मैंने कहा। 5 साल? बाप रे! और तुमने मुझे एक भी बात नहीं बताई। कैसा था वो? कौन था? कुछ ऑर्डर कर लें? मैंने बात बदलने की कोशिश की। कर लेंगे, पहले तुम बताओ। याद बात तो नहीं आती ना? मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मैं नहीं बताना चाहती थी उसे, या शायद बताना चाहती थी पर डरती थी कि कहीं उसको खो न दूं। मैंने हंसकर उसका सवाल टाल दिया। एक और हफ्ता एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भटकने के बाद हमें एक बहुत सुंदर फ्लैट मिला। धीर बहुत खुश था और मैं उससे भी ज़्यादा। यहाँ आएगा तुम्हारा बेड, यहाँ अलमारी, यहाँ स्टडी टेबल रखना, इधर लैंप, सफ़ेद पर्दे टांगना और यहाँ फूल लगाना सदाबहार के, हमेशा खिला रहेगा। और तुम भी, मैंने पूरे घर का चक्कर काटते हुए कहा। उसने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, तो बताओ कब शिफ्ट करना है? कर लो जब भी तुमको। मुझे नहीं, हमें। हमें? मैं कुछ समझी नहीं। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं चाहता हूँ हर सुबह इस फ्लैट में 2 कप चाय बने, फिर हम थोड़ा झगड़ें कि ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा। ब्रेकफास्ट बनने तक झगड़ा ख़त्म भी हो जाए। मैं तुम्हारा लंच बॉक्स पैक करूँ, अंदर एक बहुत फनी जोक वाला नोट लिख के, ताकि तुम दिन भर हंसती रहो। और शाम को तुम लौटो तो मैं यहीं पे तुम्हें काउच पोटैटो बना मिलूं। फिर हम साथ में डिनर करें। कडल के लिए तकिया नहीं, तुम चाहिए मुझे, रोज़। वो फ्लैट की चाबी मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, क्या तुम बनोगी मेरी फ्लैटमेट? बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें सुनकर हंस पड़ूं या रो दूं। मैंने चाबी पकड़ ली। वो उठा और मुझे कसकर गले से लगा लिया। मुझे अचानक से लगा कि मैं धीर से कुछ भी छुपाकर बहुत गलत कर रही हूं। हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब कुछ भी झूठ कहूं। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, धीर मुझे कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बोलो ना। वो तुमने पूछा था ना मेरे एक्स के बारे में? पूछा तो था, पर तुमने बताया कहाँ? मुझसे ज़्यादा क्यूट था क्या? था नहीं, थी, मैंने कहा। मतलब? लड़की थी धीर, श्रेया, हम कॉलेज से साथ थे। व्हाट? वो चौंक कर मुझसे दूर हट गया। यही कि मैं तुम्हें लड़कियां भी? उसके सवाल में, उसकी आवाज़ में बहुत सारा परायापन था। मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहती थी धीर, फिर सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक पल चुप रहा, फिर हंसने लगा। हंसता रहा बहुत देर तक। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की पर उसने खींच लिया अपना हाथ। आई थिंक आई शुड लीव। उसने मेरे हाथ से चाबी छीनी और तेजी से घर से निकल गया। मैं एक खाली घर में अकेली खड़ी थी, अपने वजूद, अपने सच के साथ, किसी अपराधी सी। मुझे वो साल भुलाए नहीं भूलते, वो उलझनों, सवालों और डर से भरे दिन। 11वीं क्लास में थे हम दोनों। स्कूल बस में वो खिड़की वाली सीट पर बैठती थी, एक टक खिड़की से बाहर देखती हुई। उन दिनों इतना कम जानते थे हम कि जीना मुश्किल लगता था। इतना ज़्यादा सोचते थे कि मरना मुश्किल लगता था। फिर एक दिन सब भूलकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ बहुत सुंदर था। मैं हम दोनों के हाथ पूरे रास्ते छुपाए बैठी रही थी। छुपते छुपते 1 साल बीत गया। हर दिन लगता था कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, तो फिर कहाँ के हैं। समय बीता, दुनिया थोड़ी सी बदली, थोड़ी सी समझ बढ़ी। हमने जाना कि मेरे और श्रेया के बीच जो है उसे भी प्यार कहा जा सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अचानक से सारे सवालों के जवाब मिल गए। अपने आप को पूरा जानना और स्वीकार करना
बहुत सुंदर होता है। ये बात मेरे सबसे करीबी लोग ही कभी नहीं समझ पाए। बहुत से दोस्त साथ छोड़ गए, बहुत से ताने कानों में हमेशा चुभते रहे। कभी हिम्मत नहीं हुई कि घर पर यह बात बता सकूं। 5 साल बीत गए। अब हमारे रास्ते अलग थे, पर यह बात हमेशा सच रहेगी कि बहुत सुंदर था वो समय। बहुत सुंदर था मेरा और श्रेया का साथ होना। धीर की हंसी की आवाज मेरे कानों में अब तक गूंज रही थी। मेरा पूरा अस्तित्व क्या कोई मजाक था? मैं जोक बन गई थी उसके लिए। मैंने इतनी हिम्मत करके उसे कुछ बताया और वो हंस दिया। वो 4 सवाल करता, शिकायत करता कि अब तक क्यों नहीं बताया, पर यूं हंसना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़के की हंसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूं वो कभी इतना रुलाएगी भी। क्यों कुछ दुख कभी नहीं बीतते? क्यों कुछ पल अपने आप को दोहराते रहते हैं, जैसे कोई अलार्म स्नूज पर रखकर भूल गया हो। बार बार कहा जा रहा हो कि गलत हो तुम, बहुत गलत। क्या सच में इतनी मुश्किल, इतनी असहज कर देने वाली ये बात है कि मैं नहीं हूं सबके जैसी? अलग है इस दुनिया को देखने का, प्यार करने का मेरा तरीका। पर इससे मेरा प्यार कम या हल्का नहीं हो जाता। जितनी सच्ची मैं मेरे और श्रेया के रिश्ते में थी, उतनी ही धीर के साथ भी थी। मैंने तकिए में चेहरा छुपा लिया। मुझे इतना ज्यादा डर पहले कभी नहीं लगा। अचानक लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। मैं जल्दी से उठी और घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। मछलियों की गंध वाली हवा से पूरा घर भर गया, पर मन की घुटन रात भर वैसी ही रही। अगली सुबह आंख खुलते ही मैंने फोन चेक किया। क्रेडिट कार्ड से लेकर शॉपिंग सेल तक के ढेर सारे नोटिफिकेशन। बस वो नहीं जो मैं पढ़ना चाहती थी। धीर का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया था। कुछ बोल क्यों नहीं रहा था वो? 3 दिन बीत गए, हमारी कोई बात नहीं हुई। मुझे बार बार वो दिन याद आ रहा था। उस दिन आसमान खूब बरसा था। फिर रात आई, धुले धुले चांद वाली। मैं और धीर बीच पर टहल रहे थे। तेज हवा चल रही थी। समंदर का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। कितना सुंदर लग रहा था सब कुछ। और वो 2 लड़के भी। उधर देखो, मैंने धीर को कहा तो वो भी देखने लगा। वो दोनों समंदर के पानी में खड़े थे, एक दूसरे को कस कर गले से लगाए हुए। आसमान में चमकता हुआ चांद, ये गहरा समंदर और प्यार। मुझे इस शहर की यही बात सबसे सुंदर लगती थी। यहाँ लोग जैसे हैं वैसे बनकर रह सकते थे। किसी को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रीति ना, धीर ने कहा था। मैं देखती रह गई थी उसका चेहरा। धीर, वो मैं अपनी बात पूरी कर पाती इसके पहले ही उसने कहा था। मैं समझ गया, चलो। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गया था, ठीक वहां जहां लहरें पैरों से टकरा रही थीं। कितनी ही देर हम यूं ही वहां चुपचाप खड़े रहे। कुछ भी कहने से बहुत ज्यादा था वो लम्हा। उसी दिन मेरा डर थोड़ा कम हुआ था। मुझे लगा था कि धीर को जब श्रेया के बारे में बताऊंगी तो वो समझेगा मुझे। शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीद कर ली थी मैंने। पूरा 1 हफ्ता बीतने को था। मैंने कई बार सोचा कॉल करूं या टेक्स्ट करूं। फिर समझ नहीं आया कि क्या कहूंगी उससे। ये भी सोचा कि क्या यही अच्छा होता कि मैं उसे कभी बताती ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। जिस रिश्ते में इतना प्यार था, इतनी ईमानदारी थी, वहां मैं कैसे जी सकती थी एक झूठ के साथ? झूठ न सही, वो आधा सच था। मैं अधूरी थी। और जब उसने मुझे पूरा जाना, यूं मुंह फेर कर चला गया। बुधवार की सुबह थी। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि फोन बजा। धीर कॉलिंग। आंखें तरस गई थी स्क्रीन पर यह नाम पढ़ने को। मैंने फोन झट से उठा लिया। हेलो, मैंने कहा। कैसी हो? उसने पूछा। मैं कहना चाहती थी कि कैसी हो सकती हूं मैं तुम्हारे बिना, पर कहा ठीक, तुम कैसे हो? वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर दोनों तरफ सन्नाटा रहा। फिर बोला, मैंने सोचा कॉल कर लूं। तुम्हें सॉरी बोलना होगा शायद। मजाक कर रही थी ना तुम? मुझे लगा जैसे अभी टूट कर बिखर जाऊंगी। नहीं धीर, मजाक नहीं हूं मैं, और मुझे नहीं बोलना सॉरी। मैं जैसी हूं वैसी हूं। मैं शर्मिंदा नहीं हूं इस बात पर। बहुत टाइम तक रही हूं पर अब नहीं हूं। वो बोला, सिद्धि आई नो इट्स योर चॉइस, पर नो धीर, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये नेचर है। ये मैं हूं धीर। मैंने कहा और फोन काट दिया।
फिर देर तक रोती रही। लगा जैसे हमारा रिश्ता संभलने के बजाय थोड़ा सा और टूट गया। 4 दिन और बीत गए। फिर एक शाम मैं ऑफिस से घर लौटी तो वो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था मेरा। मुझे देखते ही बोला, आई एम सॉरी सिद्धि। मैंने कुछ नहीं कहा। जो दीवार हमारे बीच खड़ी थी उसे लांघने के लिए एक सॉरी काफ़ी नहीं था। मैंने भीतर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे पता है वो देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर लौट गया। उसके बाद वो हर रोज़ मुझे मैसेज करता, माफ़ी से भरे हुए, ये कहते हुए कि उसे पछतावा है अपने किए पर, अपने कहे पर। बताता रहा कि उसने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े, कौन कौन से वीडियोस देखे। बताता रहा कि उसके लिए समझना मुश्किल था क्योंकि एक हैशटैग से ज़्यादा कभी कुछ जाना नहीं था उसने LGBTQ के बारे में। कभी खुद को दूसरों की जगह रखकर नहीं सोचा था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं भी चाहती थी कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर थोड़ा समय चाहती थी। वो शुक्रवार की शाम थी। मैं ऑफिस से जल्दी लौट आई थी। एक कप चाय बनाकर खिड़की पर चली आई। मन उदास था। खिड़की से बाहर देखा तो सड़कें भी उदास लगीं। ट्रैफिक थका हुआ, फुटबॉल खेलते बच्चे हताश। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने धीर खड़ा था। वो मेरे बिना कुछ कहे ही अंदर चला आया। मैं दरवाज़ा बंद करके वहीं खड़ी रही। सिद्धि, आई नो मैंने बहुत, आई एम सॉरी, मैं नहीं समझ पाया। वैसे तो इतना मॉडर्न बनता हूँ, पर इतनी सी बात समझने में। सही कहती हो तुम, बॉम्बे बॉय कुछ नहीं जानता। मुझसे अलग कुछ सामने आया तो अनकंफर्टेबल हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोलता जा रहा था। इतने दिन तुमसे अलग रह के पता चला कि कितना प्यार करता हूं तुमसे। फिर समझ आया कि प्यार तो सबका ऐसा ही होता है ना, तुम्हारा भी, चाहे मेरे लिए हो या श्रेया के लिए या किसी और के लिए। मुझे नहीं पता तुमसे और क्या कहूं, कैसे माफी मांगूं। मैं बस ये जानता हूं कि सब कुछ पहले जैसा होने में टाइम लगेगा सिद्धि, पर तब तक के लिए प्लीज मुझे ऐसे दूर मत करो। मुझे बस साथ रहना है तुम्हारे, मुझे अपने साथ रहने दो ना सिद्धि। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। हम दोनों कितनी ही देर ऐसे ही खड़े रोते रहे। थोड़ी देर बाद वो बोला, अच्छा सुनो। क्या? मैंने पूछा। हम मुंबई सेंट्रल लाइब्रेरी चलें क्या किसी दिन? मैंने कहा था ना, वो फूल नहीं लाता है मेरे लिए, ना कभी प्रेम पत्र लिखता है। बस मेरी छोटी छोटी बातों को सुनता है, शामिल होता है उनमें, और मैं हर महीने के हर दिन उससे थोड़ा और प्यार करने लगती हूँ। बीते कल से ज्यादा, पर आने वाले कल से थोड़ा सा कम। बस इतनी सी थी ये कहानी।